डियर स्टूडेंट्स, मैं आलोक कुमार आनंद आज आपके लिए लेकर आया हूँ पोइट्री सेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और मैं आपको आज एक एक करके उसका आंसर बताऊंगा। जैसा कि मैं पार्ट 1 में दे चुका हूँ, आपको मैं पार्ट 1 में चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक का ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूँ। यानी आपके बुक का जो पहला लेसन था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वहाँ से ओड टू ओटम जो कि जॉन किट्स के द्वारा कंपोज किया गया है, यहाँ तक का मैंने आपको करवा दिया है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको पार्ट 1 का लिंक दे दूँगा, वहाँ आप देख लीजिए। और आज मैं पार्ट 2 आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको आज आपके 5 नंबर का जो पोएम है एन एपिताफ, यहाँ से शुरू करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक 2021 का जो मिशन लेकर के हम चले हैं, 2021 के एग्ज़ाम तक मैं आपको सभी तरह के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एन एपिताफ के जो कंपोजर हैं वो हैं वाल्टर डे ला मेयर। यानी इनके जो पोइट हैं एन एपिताफ के, उनका जो पोइट हैं वो हैं वाल्टर डे ला मेयर। देखिए वाल्टर डे ला मेयर को चिल्ड्रेंस पोइट के नाम से, यानी बच्चों के कवि के नाम से भी जाना जाता है, के रूप में भी जाना जाता है। एन एपिताफ का अर्थ होता है समाधि लेख। एपिताफ का हिंदी मीनिंग होता है समाधि लेख। यानी आप देखे होंगे कि अगर किसी की मृत्यु होती है और उसका जो समाधि बनाया जाता है उस पर कुछ लिखा होता है, तो उस लेख को कहा जाता है एपिताफ। अब आइए आगे बढ़ते हैं। वाल्टर डे ला मेयर लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। वाल्टर डे ला मेयर के पिताजी जब ये 4 साल के थे उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि इन्होंने अपने पिता को खो दिए कब? तो 4 साल के उम्र में। अब है दूसरा क्वेश्चन। वाल्टर डे ला मेयर वाज अ चिल्ड्रेंस पोइट। अभी आपको मैंने बताया इसे चिल्ड्रेन पोइट के नाम से जाना जाता है। देखिए मैं इसलिए आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिसे पढ़ने के लिए भी नहीं होता है, तो वैसे स्टूडेंट अगर इस चीज़ को बार बार सुनेंगे तो उसे ज़रूर याद हो जाएगा और आप वहाँ ऑप्शन में देख कर के तुरंत मार सकते हैं। तो आप लोग से मैं यह कहना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए बहुत छोटा छोटा करके मैं बना रहा हूँ वीडियो। अगर मैं चाहता तो इसे बहुत बड़ा वीडियो भी बना सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। उसका कारण है कि छोटे छोटे वीडियो देखने में आपको ज़्यादा समय भी खपत नहीं होगा और आप आराम से देख सकेंगे, आप बोर भी महसूस नहीं करेंगे। तो मेरा आपसे सलाह यह है कि आप रात में सोते वक्त ज़रूर हमारे वीडियो को देखें और पूरा देखें, तो आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। एन एपिताफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल। यहाँ देखिए एन एपिताफ में किसके बारे में बताया गया? तो एक ब्यूटीफुल लेडी के बारे में बताया गया। जब आप किताब में अगर आप ये कविता पढ़े होंगे तो आपको पता होगा इसमें एक लेडी की चर्चा किया जाता है, एक ब्यूटीफुल लेडी। हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम एन एपिताफ। तो इसका आंसर होगा वाल्टर डे ला मेयर। इनके कौन कवि हैं? वाल्टर डे ला मेयर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। वाल्टर डे ला मेयर बिलोंग्ड टू डैश सेंचुरी। तो ये 20वीं सदी के पोइट थे। 20वीं सदी, जैसे कि अभी 21वीं सदी चल रहा है। सदी सेंचुरी जो होता है वह ईस्वी से एक वर्ष एक ज़्यादा होता है। तो यहाँ
अभी जैसे 2020 है तो इसका मतलब यह 21वीं सदी है। तो 1900 से लेकर के 1999 का जो वर्ष रहा होगा वह सेंचुरी 20वीं सेंचुरी कहला वह सेंचुरी 20वीं सेंचुरी था। अब आगे आइए और देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाल्टर डेला मेयर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट विथ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इन। देखिए वाल्टर डेला मेयर जो है इनको एक प्राइज़ दिया गया था ऑर्डर ऑफ मेरिट किसके द्वारा, तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा। और कब दिया गया, तो 1953 में, 1953 डेट मीन्स 1953। अब देखिए वाल्टर डेला मेयर जो थे वह एक पोएट भी थे, एक नोवेलिस्ट भी थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। यह वाल्टर डेला मेयर एक पोएट थे, एक नोवेलिस्ट थे, एक शॉर्ट यानी एक कवि थे, एक उपन्यासकार थे और एक छोटे कहानीकार थे। छोटी छोटी कहानियाँ लिखा करते थे। अब आइए आगे देखते हैं। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी इज टेकन फ्रॉम। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, यह लाइन लिया गया है किस कविता से, तो यह लिया गया है वाल्टर डेला मेयर के एन एपिताफ से। और आप अगर इस पोएम को पढ़े होंगे तो आपका सेकेंड नंबर ही यह लाइन दिया गया सेकेंड नंबर में, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। पहला लाइन है आपका हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। आप किताब देख सकते हैं। याद रखिए कि लाइन दे करके आपको एक्सप्लेन भी करने के लिए दिया जाता है और लाइन से यह भी पूछ दिया जाए कहाँ से लिया गया है या इनके कौन पोएट या लेखक हैं। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, यह भी लाइन वाल्टर डेला मेयर के इन एपिताफ से लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। द लाइन हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी इज टेकन फ्रॉम। तो जस्ट आपको मैंने अभी बताया कि पहला ही लाइन है आपका यह एन एपिताफ का है। आगे आइए देखते हैं द सोल्जर को। द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक के द्वारा कंपोज किया हुआ कविता है। द सोल्जर, यह रूपर्ट ब्रूक एक सोल्जर थे। इनका जन्म 3 अगस्त 1887 को रग्बी इंग्लैंड में हुआ। रग्बी एक जगह का नाम है जो इंग्लैंड का है। और ये मरे, इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1915 में ग्रीस में हुआ। ग्रीस एक कंट्री का नाम है। 23 अप्रैल 1915 को। और आपको पता होगा कि ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मरे और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के तक चला था। 1914 से 1918 के बीच। रूपर्ट ब्रूक किस कारण मरे थे, तो ये सेप्टिसीमिया रक्त में अगर जहर का मात्रा मिल जाए यानी जहर मिल जाए, रक्त जहरीला हो जाए तो उसको सेप्टिसीमिया कहते हैं। तो इनका युद्ध के दौरान रक्त जहरीला हो गया था जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। द सोल्जर इज अ सोनेट। सोल्जर जो है एक सोनेट है और सोनेट पर बराबर आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि सोनेट में कितना लाइन होता है। तो आप जान लें कि एक सोनेट में 14 लाइन होता है। सोनेट 14 लाइन की कविता को कहा जाता है। और उनका जो पहला 8 लाइन होता है उसके ऑक्टेव कहा जाता है और अंत का जो 6 लाइन होता है उसे सेस्टेट कहा जाता है। अब देखिए द सोल्जर इज डैश पोएम और पेट्रियोटिक, एक देशभक्तिपूर्ण कविता है। द सोल्जर जो है कैसी कविता है, तो एक देशभक्तिपूर्ण कविता है। अब आइए द सोल्जर डील्स विथ, द सोल्जर जो थे कहाँ से आते थे, इंग्लैंड से आते थे यानी इंग्लैंड के रहने वाले थे। हु हैज़ कंपोज द पोएम द सोल्जर, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रूपर्ट ब्रूक। किसने इसका कंपोज किया, तो रूपर्ट ब्रूक। कंपोज करना का अर्थ हुआ, कंपोज मीन्स होता है रचना करना।
द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज अ सोल्जर। इनके जो स्पीकर हैं इस कविता के कौन हैं, तो वह एक सोल्जर हैं, एक सैनिक हैं। और सोनेट इज अ पोएम ऑफ, तो एक सोनेट कितने लाइन की का पोएम होता है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया यह 14 लाइन की कविता होती है। द लाइन इट इफ़, देखिए यहाँ पर इट जहाँ है आप लोग उसे सही कर लें, यहाँ इट के जगह पर इफ होगा। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस माई, थिंक ओनली थिंक ओनली दिस ऑफ मी, दिस ऑफ मी। यहाँ आप देखिए दिस ऑफ मी होगा, यहाँ माई नहीं होगा। इसको भी आप करेक्ट कर लें, आप अपने बुक में देख सकते हैं इस लाइन को। यह लाइन भी कहाँ से लिया गया है, तो द सोल्जर से लिया गया है। फिर देखिए दूसरा लाइन, द लाइन ऑफ पल्स, द लाइन ऑफ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस। यह भी लाइन आपको कहाँ से लिया गया है, तो द सोल्जर से, और उनके जो कवि हैं वो हैं रूपर्ट ब्रूक। सोनेट बार बार मैं बता रहा हूँ, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। यह 14 लाइन की कविता होती है। इसमें पहला जो 8 लाइन होता है उसे ऑक्टेव कहते हैं, लास्ट जो 6 लाइन होता है उसे सेस्टेट कहते हैं। आइए अब आप आगे देखते हैं। अगला जो आपका कविता है वो है मैकेविटी द माइस्ट्री केट। और इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1888 को सेंट लुइस में, यूएस में। और ये इनकी मृत्यु 4 जनवरी 1965 को हुआ था। मैकेविटी वाज अ कैट ऑफ डिसाइटफुलनेस। यह जो है डिसाइटफुलनेस, यह जो कैट था यह कैसा था, तो डिसाइटफुलनेस था। एस वेडनेसडे इज रिटन बाय, एस वेडनेसडे जो बुक है यह किसके द्वारा लिखा गया, तो टी.एस. इलियट के द्वारा, टी.एस. इलियट के द्वारा। एस वेडनेसडे, वेडनेसडे का स्पेलिंग आप देख लें, स्पेलिंग में ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ वेडनेसडे होगा, और यह भी टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। अब हु हैज कंपोज द पोएम मैकेविटी द मिस्ट्री केट, यह टी.एस. इलियट का है। अब आगे देखिए, इलियट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलियट को, टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज कब दिया गया था लिटरेचर के लिए, तो इसको नोबेल प्राइज दिया गया था 1948 में। पूछा जा सकता है, भी आया है, ज़रूर याद कर लें। इलियट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948। इलियट को कब दिया गया था नोबेल प्राइज, तो यह 1948 में दिया गया था। इलियट बिलोंग्स टू, यह इलियट भी 20वीं सदी से, 20वीं सेंचुरी से 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। मैकेविटी इज कॉल्ड द हिडन पॉ, मैकेविटी को और किस नाम से जाना जाता था, तो द हिडन पॉ के। द लाइन हीज इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज टेकन फ्रॉम, यह इसी कविता से लिया गया है, मैकेविटी द मिस्ट्री केट। अब आगे देखिए, द लाइन एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस, ऑफिस OFFICE होगा, फाइंड अ
ट्रीटीज गॉन स्ट्रे इज रिटन बाय, यह टी.एस. इलियट के द्वारा है। टी.एस. इलियट का जो इम्पोर्टेंट पोएम है कौन कौन है, तो देखिए द वेस्टलैंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखें। द वेस्टलैंड किसका है, तो टी.एस. इलियट साहब का है। एस वेडनेसडे फॉर क्वार्टेट्स। द वेस्टलैंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, MVVI। अब फायर हिम देखते हैं, यह एक इंडियन पोइट के द्वारा लिखा गया है, KN दारूवाला, जिनका जन्म 1937 में लाहौर में हुआ था, लाहौर जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। हु हैज़ कंपोज द पोएम फायर हिम, तो KN दारूवाला, KN दारूवाला। KN दारूवाला इज एन इंडियन पोइट। यह कहाँ के थे, ये कहाँ के हैं पोइट, तो यह इंडियन पोइट हैं। KN दारूवाला रिसीव्ड, देखिए यह साहित्य अकेदमी, जिसको कोई अवार्ड वगैरह मिला है, कोई नोबेल प्राइज हो या साहित्य अकेदमी प्राइज हो या पुलित्जर प्राइज हो, जिसको जो मिला है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, इसलिए इसे अवश्य याद रखें। तो KN दारूवाला को साहित्य अकेदमी अवार्ड मिला था 1984 में, यानी 1984 में। दारूवाला हैज़ बीन ए वेल नोन पोइट एज वेल एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। यह जो है एक, जिस तरह से एक अच्छे पोइट थे, उसी तरह एक अच्छे शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। तो देखिए फायर हिम डील्स विथ, फायर हिम किसको इंगित करता है, किस चीज़ को दिखाता है, तो फायर हिम जो है बर्निंग घाट, जहाँ पर लोगों को, मुर्दों को जलाया जाता है, उसके बारे में है यह कविता। KN दारूवाला इज एन इंडो एंग्लियन पोइट। इंडो एंग्लियन पोइट वैसे पोइट को कहा जाता है जो होते इंडिया के हैं, लेकिन अंग्रेजी में, अंग्रेजी साहित्य के लिए काम करते हैं, लिखते हैं, उसे इंडो एंग्लियन कहते हैं। और एक होता है एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन जो कि होते हैं विदेश के, विदेश मतलब इंग्लिश क्षेत्र के, और इंडिया के बारे में लिखते हैं, उसे कहा जाता है एंग्लो इंडियन। और इंडिया के जो होते हैं और इंग्लिश लिटरेचर में लिखते हैं, उसे कहा जाता है इंडो एंग्लियन। KN दारूवाला वाज और डैश, या पारसी थे। द स्पीकर इन फायर हिम बिलोंग्स टू जोरास्ट्रियन माने पारसी धर्म के। KN दारूवाला इज द रेसिपिएंट ऑफ, यह बार बार पूछता है, और मैंने आपको बताया कि KN दारूवाला यह साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला था। कब मिला था, तो 1984 में मिला था। द लाइन वी सॉ इम्बर्स लॉसिंग देयर क्रूअल रेडनेस, यह लाइन जो है आपको फायर हिम का ही है, जो KN दारूवाला का ही लिखा हुआ है, कंपोज किया हुआ है। द लाइन एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, यह KN दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। हिज इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स, तो इनका जो इम्पोर्टेंट वॉल्यूम है, वर्स का इम्पोर्टेंट वॉल्यूम है, वो है अंडर ओरियन, एपारिशन इन अप्रैल, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। अब आइए देखते हैं नंबर में जो आपका पोएम है स्नेक, DH लॉरेंस का है। DH लॉरेंस का जन्म 11 सितंबर 1885 ईस्वी को ईस्टवुड UK में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम, और मृत्यु इनकी 2 मार्च 1930 ईस्वी को फ्रांस में हुआ। स्नेक किसके द्वारा कंपोज किया गया है, तो DH लॉरेंस के द्वारा। DH लॉरेंस एक फिक्शन राइटर थे, एक पोइट थे, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड, दिस लाइन आर टेकन फ्रॉम, तो यह स्नेक से लिया गया है। द लाइन ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज केटल डू, यह भी लाइन DH लॉरेंस का है। इफ़ यू वेयर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम, यह भी लाइन स्नेक का है। इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है वो है अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, जो कि 1909 ईस्वी में पब्लिश हुआ। द वाइट पीकॉक 1911 ईस्वी में। द ट्रेज पासर 1912 ईस्वी में। सन्स एंड लवर्स 1912 ईस्वी में। और द रेनबो
1915 ईस्वी में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आइए अगला देखते हैं, माय ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास। यह भी एक इंडियन पोइटेज थे। इनका जन्म 31 मार्च 1934 को केरल राज्य में हुआ था, भारत के केरल राज्य में। और इनकी मृत्यु 31 मई 2009 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। ग्रैंड मदर हाउस जो है ये कमला दास के द्वारा कंपोज किया गया है। इसे किस चीज़ पर प्राउड था? तो अपने ग्रैंड मदर यानी दादी के घर पर। ग्रैंड मदर्स हाउस पब्लिश्ड इन, यह जो कविता है यह कब पब्लिश्ड हुआ? तो 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज अ लिरिक, यह एक लिरिक है। लिरिक कहते हैं गीत को, ये गीत है, एक तरह का गीत है। कमला दास इज एन इंडियन पोइटेज, कमला दास है और रेस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम। देखिए यह जिस तरह से इसको इंग्लिश पर अधिकार था इनका, उसी तरह इनका जो अपना लिटरेचर था मलयालम, ये कहाँ की रहने वाली थी? तो ये रहने वाली थी केरला की, और वहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज है वो है मलयालम। तो मलयालम भी यह अच्छी तरह से जानती थी। माई ग्रैंड मदर्स हाउस पब्लिश्ड समर इन कलकत्ता, ये कब हुआ था? तो समर के मौसम में और कलकत्ता में। कब हुआ था? तो 1965 में। 1965 में। The line, there is a house now far away where once I received love. There is a house now far away where once I received love. यह जो लाइन है यह माई ग्रैंड मदर्स हाउस से लिया गया। द लाइन बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रूडिंग, यह भी लाइन कमला दास के द्वारा कंपोज किया हुआ कविता माई ग्रैंड मदर्स हाउस से लिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आइए अब हम लोग देखते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश। और जब तक मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप जो है इसे शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के बीच। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपको कम से कम 10 क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द एंग्लो सैक्सन इन्वेडेड इंग्लैंड। देखिए एक जनजाति था एंग्लो और एक सैक्सन और एक जूट्स, ये तीनों जो है इंग्लैंड पर आक्रमण किए थे 5वीं सदी में। हु वेयर कॉल्ड टुगेदर द एंग्लो सैक्सन, कौन कौन? तो अभी मैंने बताया एंगल्स, सैक्सन्स और जूट। डैश गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज, किसने इंग्लैंड को अपना नाम और लैंग्वेज दिया? तो एंग्लो सैक्सन ने। देखिए ओल्ड इंग्लिश को 3 भागों में बांटा गया, एक ओल्ड इंग्लिश, एक मिडल इंग्लिश और एक मॉडर्न इंग्लिश। अभी जो इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे हैं ये मॉडर्न इंग्लिश है। ओल्ड इंग्लिश का पीरियड रहा 449 ईस्वी से 1066 ईस्वी तक, मिडल इंग्लिश 1150 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, और मॉडर्न इंग्लिश 1500 ईस्वी से अभी तक। 1500 से लेकर के अभी तक का जो इंग्लिश है उसे कौन सा इंग्लिश कहा गया? तो मॉडर्न इंग्लिश। अब देखिए द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जस्ट अबाउट, तो लगभग 1600 ईयर, यहाँ 1500 दिया, लगभग 1600 ईयर, क्या कि 5वीं सदी में शुरुआत हुई इंग्लिश की, और यह 21वीं सदी है। द गोल्ड पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज द इरा ऑफ किंग अल्फ्रेड। देखिए किंग अल्फ्रेड के समय में जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर था उसे गोल्ड पीरियड कहा गया। द फर्स्ट फेज ऑफ मिडल इंग्लिश, द फर्स्ट फेज मिडल इंग्लिश का जो फर्स्ट फेज था वो 1150 ईस्वी से 1215 ईस्वी के बीच था। इंग्लिश को विंडो ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यह जितना भी आप कंट्री यहाँ देख रहे हैं, यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इसमें इंग्लिश मदर टंग के रूप में
बोली जाती है? इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नाम्बिया, बोस्टवाना, इस सब में सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश बोली जाती है। और चाइना, जापान, यूएई, सऊदी अरब, इजिप्ट, इराक, इरिट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, मेक्सिको, ब्राज़ील, इस सब में यह फॉरेन लैंग्वेज हमारे इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज यह पूछ देता है कि इंग्लिश इज स्पोकन इन इंडिया एज, तो आंसर होगा सेकेंड लैंग्वेज। अब आइए, द कैंटरबरी टेल्स जो है यह चौसर का लिखा हुआ है। द रेप ऑफ द लॉक, यहाँ रेप होगा RAP, RAPE, क्वेश्चन नंबर 15 में। तो द रेप ऑफ द लॉक वाज रिटन बाय, तो यह होगा अलेक्जेंडर पोप। डॉक्टर फॉस्टस, यह क्रिस्टोफर मार्लो का लिखा हुआ है। शेक्सपियर, हेमलेट जो है शेक्सपियर का, वो एक ट्रेजिडी है। ट्रेजिडी ऐसे साहित्य को कहा जाता है जिसका अंत दुख से हो, दुख भरा हो, और कॉमेडी जिसका अंत सुख से हो, सुख भरा हो। शेक्सपियर किंग लियर जो है यह एक ड्रामा है, याद रखिएगा। शेक्सपियर का ओथेलो जो है वह एक ट्रेजिडी है। और फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल के रूप में रिचार्डसन को जाना जाता है। पमेला जो है रिचार्डसन का है लिखा हुआ। प्राइड एंड प्रेजुडाइस, यह जॉन ऑस्टेन का है, जो कि बार बार पूछता है। अनटचेबल एंड कुली, यह मुल्क राज आनंद के द्वारा, जो कि भारतीय हैं, मुल्क राज आनंद, इनके कुली पर फिल्म भी बना हुआ है। मुल्क राज आनंद कुली फिल्म जो है वो मुल्क राज आनंद के लिखा जो उपन्यास है उसी से बना है। और याद रखिएगा कि यह आपको इस बार जो टेस्ट हुआ है आप लोगों का सेंटअप टेस्ट, उसमें भी पूछा गया है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह का है। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या पोइट्री, अगर आपको कोई पूछ दे कि अंग्रेजी के पिता कौन है तो ये होगा जॉफ्री चौसर। फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा विलियम शेक्सपियर। फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल हेनरी फील्डिंग। फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर या पोइट्री नजीम एजिकल। फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल मुल्क राज आनंद। और फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश ड्रामा तो कृष्ण मोहन बनर्जी। याद रखिएगा, यह जितने भी फादर हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज यहीं तक, अब अगले दिन हम मिलेंगे आपको ग्रामर के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। और